अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे फिर हम उनको जो है क्लास में ऐड कर लेंगे। ओके, मैं जो है आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन। ठीक है। सो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके, सो जो है स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। तो आज वाली क्लास में हमें जो है क्या करना है, हमने जैसा मैंने आप सबको बताया था कि हम लोगों को टू डू ऐप बनानी है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फुल स्टैक एप्लीकेशन होगी वो, मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों चीज़ें उसके अंदर यूज़ होंगी। ठीक है। सो अब जो है हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो एक नेक्स्ट का फोल्डर बना लेते हैं न्यू, जिसके अंदर हम जीरो से पूरी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन बनती है तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा बैक एंड रेडी होता है। ठीक है, बैक एंड रेडी होगा, देन हम जो है अपने फ्रंट एंड के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। अब इसकी वजह क्या है, इसकी दो तीन वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत यह है, साथ साथ हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे, साथ साथ समझते रहेंगे चीज़ों को। सबसे पहली जो है वजूहत की, इसकी जो वजह है वो ये है कि जब हम अपना, अगर हम पहले अपना फ्रंट एंड बिल्ड कर लें, ठीक है, हमने फ्रंट एंड बिल्ड कर लिया, तो वो सिर्फ एक यूआई होगा, स्टैटिक सारा काम उसके अंदर हुआ हुआ होगा, कुछ भी चीज़ डायनामिक नहीं होगी। फिर हम बैकएंड बनाएंगे, बैकएंड में मिसाल के तौर पे हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड कर ली कि बटन पे क्लिक हो तो क्या आप चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए। तो फिर हमें दोबारा फ्रंट एंड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम अपना बैकएंड बिल्ड करते हैं हमेशा। ठीक है, देन हम अपना जो है फ्रंट एंड को बिल्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस यही हमारा एक जो है फ्लो होता है कि पहले हम बैक एंड को बिल्ड करें। अच्छा, सो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम एप्लीकेशन बनाएंगे एक अपनी, एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप @ 14.2.2। एक चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी अपनी एप्लीकेशन बनाएं वो 14.2.2 के अंदर ही बनाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स अभी भी ये मिस्टेक कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जो है अपनी 14.2 के अंदर नहीं बनाते और डायरेक्ट उनकी 15 की बन जाती है। सो होता क्या है कि भाई उनके पास ये प्रॉब्लम आता है कि कुछ चीज़ों के अंदर एरर आते हैं, जैसे मैप के फंक्शन के अंदर उनके पास जो है वो एरर आ जाता है, या जो है किसी और चीज़ के अंदर। अच्छा, मैंने जो है npm लिख दिया है, npx लिखना है यहाँ पे। सो npx कर देते हैं। सो उनके पास जो है एरर्स आते हैं और वो एरर जो है हमारे पास उनका कोई सॉल्यूशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो नेक्स्ट जेस के बाय डिफ़ॉल्ट एरर्स होते हैं। सो इस वजह से वो हमें जो है यहाँ पे एरर शो करता है और उसका फिर हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जब भी जो है अपनी एप्लीकेशन बनाएं, उसका क्या आप नाम रखें, उसका मतलब कौन सी वर्जन सेलेक्ट करें, 14.2.2। अच्छा, इसका हम नाम रख देते हैं टू डू, अपने प्रोजेक्ट का नाम, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, टू डू ऐप बनाने वाले हैं। मैं भी फिग्मा का डिज़ाइन भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हम देखते भी हैं, उसको समझते हैं कि जो हम अपना पूरा बनाएंगे। यस लेंट, यस यस, ठीक है। ऐप राउटर चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें वही बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम हम ये करेंगे, एक और काम हम ये करेंगे कि हमने जो है कल अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया था, उसको भी हम जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो है आप लोगों की चैट के ऊपर भी मैं फिग्मा का डिज़ाइन शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन पोस्ट कर रहा हूँ, देन मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ एक फिग्मा का डिज़ाइन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक फिग्मा का टू डू ऐप का डिज़ाइन शेयर कर दिया है। अब हम उसको यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं। वेट, मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर जो है हम उसको समझते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल सा है, हमने भी कोई जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं रखी हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल अपना फिग्मा का डिज़ाइन जो है वो ओपन कर लिया है। स्क्रीन में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ एंड इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो है टू डू ऐप बनानी है। सो फिग्मा का डिज़ाइन मैंने खोल लिया है और इसको जो है हम समझना स्टार्ट करते हैं। समझने से क्या मुराद ये है कि फिग्मा आप सबको पता है, आप लोगों ने काम किया हुआ है। डिज़ाइन को एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं डिज़ाइन का कि बेसिकली हम बनाने क्या जा रहे हैं और बैकएंड पे क्या होगा, बैकएंड पे हमें क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसको भी जो है हम देखेंगे। अच्छा, ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, लोड हो रहा है, अभी सही हो जाएगा ये। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये डिज़ाइन है। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास एक ही डिज़ाइन है जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको हम लोग बिल्ड करने वाले हैं। पूरा ये फिग्मा का हमारे पास एक डिज़ाइन है। अच्छा, आई थिंक मैंने इसकी परमिशंस ऑन नहीं की हुई, तो मैं अभी जब इसको लॉग इन करूँगा
सो देन मैं जो है इसकी परमिशंस ऑन कर दूंगा, मतलब कुछ सिलेक्ट हम यहाँ पे अभी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये पूरा पेज है जिसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो कोई बात नहीं। नीचे अगर जाकर हम देखें, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो है क्या है कि एक ये फिग्मा का पूरा एक फ्रेम है जिसको हम बनाने जाएंगे, मतलब ये डिज़ाइन है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा दिखाऊं, कहाँ चले गया? ओके, उसको मैंने जूम कर लिया है, वो बहुत ऊपर चले गया। असल में ना ये, इसको मैंने ओनली डेवलपर मोड पे रखा था, शायद डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में था ये, दैट्स वाई जो है हमें ये इस तरह से शो कर रहा है। कहाँ चले गया वो? ओके, सो हमें जो है ये अभी शो हो जाएगा। हाँ ठीक है। खैर, आप लोगों ने डिज़ाइन देख लिया। मैं, ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया ताकि हमें डिज़ाइन जो है वो नज़र आ जाए। वो बहुत बड़ा जो है स्क्रीन है उसकी, तो वो नीचे चला गया था खुद ब खुद ही। खैर, अभी सही हो जाएगा। और अब आई होप सही खुलेगा। ठीक है, मैंने इसको रिलोड किया है तो ये सही खुला है। अब मेरे अकाउंट में खुला है ये। ओके, इसको हम साइन इन कर लेते हैं गूगल से डायरेक्ट, और उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा। मैं देखता हूँ भी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये डिज़ाइन है जिसको हम बिल्ड करने वाले हैं, और इसका बैक एंड फ्रंट एंड हम सारी चीज़ों को बिल्ड करेंगे। मतलब कि भाई, टू डू ऐप आप लोगों ने हो सकता है पहले नहीं सुना हो नाम, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू डू लिस्ट ऐप का क्या मतलब है कि आपके पास टास्क है, जैसे टास्क 1 टास्क 2 आपने डिज़ाइन किया, अब आप एक न्यू टास्क यहाँ पे राइट करें तो वो आपके जो है इधर भी शो हो जाए, फ्रंट एंड पे भी आ जाए, आपकी एपीआई में भी चली जाए, और आपके बैक एंड के अंदर भी स्टोर हो जाए आके। सो हम ये करेंगे। ये देखें, हमारे पास पूरा खुल चुका है, हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आइकन है हमारे पास। तो इसको भी हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है पीएनजी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट। सो मतलब कि सारी चीज़ें हमारे पास ये आ गई हैं। ये वाला लिंक मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को जो है क्या करना है, अपना बैकएंड बनाना स्टार्ट करना है। बैकएंड के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम डेटाबेस को भी लेके चलेंगे। बैकएंड और डेटाबेस हमारे पास पहले डिज़ाइन होता है, पहले पूरा बिल्ड होता है, देन हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर आएंगे। सो पहला काम सर क्या होगा? जी। सर ये तो वही है ना, जैसे हम लोगों ने इनपुट फील्ड बनाई थी और एक सबमिट का बटन था, हम लोग जिस तरह ऐड करते जा रहे थे वो हमारे फ्रंट एंड पे आता जा रहा था। ये जी। वही है ना? नहीं, उसी तरह हमारे, का ही है। हाँ उसी तरह का आप कह लें कि हाँ बेसिकली उसी तरह का ही है। बट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि टास्क 1 2 3 है, और जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास डेटाबेस में भी स्टोर होगी। ठीक है, जिस तरह, इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले आप लोगों को फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट करना सिखा दिया। उसके बाद हम आए अपने टू डू ऐप के ऊपर। अगर हम तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ते ना, मतलब कि बैक एंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना और डेटाबेस एक साथ पढ़ते, तो बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम होती, और आप लोगों को जो है समझ में नहीं आता। तो अब होगा क्या, जैसे अब मैंने यहाँ पे न्यू टास्क क्रिएट कर दिया कि मुझे जो है क्या करना है, मुझे 6 बजे क्लास लेनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव टू टेक अ क्लास एट 6 PM। सो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, मेरे पास वो डेटाबेस में भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मेरी एपीआई में भी अपडेट हो जाएगी, और मेरे फ्रंट एंड के ऊपर भी हमें एक और सेम टू सेम एज इट इज इसी तरह का डिज़ाइन बना के वो हमारे पास न्यू शो हो जाएगा। ठीक है, उसी जो भी हम पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास चीज़ें सारी होंगी। और उसके बाद फिर हम एक और चीज़ देखेंगे कि भाई हमारे पास जो पुट का डिलीट का मेथड है वो कैसे काम आएगा, जब हमारे पास अगर हमें कुछ टास्क डिलीट करना है, जैसे 6 बज गए, मैंने क्लास ले लिया, अब मुझे उस टास्क को डिलीट करना है। सो उस टास्क को डिलीट का बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो वो डिलीट डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए, और हमारे पास यहाँ से भी डिलीट हो जाए। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। यह आप लोगों को जो है मैं ये टास्क दूंगा, देखेंगे अगर इन दी एंड हमारे पास क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि अभी अभी मेरे माइंड में आई, और अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नोटिफिकेशन भी होती हैं, वो रिमाइंड करवाता है। नोटिफिकेशन तो एक बहुत अलग चीज़ है, वो तो हम आगे चल के देखेंगे। उसके लिए जो है हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अब तो इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली चीज़ें कर दीजिए, जैसे हमारे पास अगर पेमेंट इंटीग्रेशन का है, जो कि जो है आपको पेमेंट इंटीग्रेशन दे, सो वो भी हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ज़्यादातर आप लोगों के पास मोबाइल ऐप्स के अंदर होती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आप कभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास जो है आप जब एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट किसी भी ऊपर जाते हैं, सो वहाँ पे आपको बहुत कम नोटिफिकेशंस का ऐसे फीचर्स जो है वो शो होता है, क्योंकि उसमें इतनी नीड हमें नहीं होती। ठीक है, तो टू डू ऐप हम डेटाबेस को समझने के लिए बेसिकली बना रहे हैं। ओके, खैर बहुत डिस्कशन हो गई, अब आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई हमारी ये बन गई है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, CD। और अभी भी इस तरह के एरर्स आप लोगों के आ रहे होते हैं कि आप क्या करते हैं कि CD को जो है, मतलब कि अपनी डायरेक्टरी चेंज नहीं करते, पाथ चेंज नहीं करते, और npm रन डेफ चला देते हैं। सो मेरे पास जो है अभी दोपहर में भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, और मुझे देख के काफ़ी अजीब सा लगा। मैंने कहा अब इतना आप लोग आगे आ चुके हैं और अब इस तरह का एरर
अगर पढ़ के आप पिक्चर खींच के मुझे भेजेंगे तो एक ये शायद मुझे लगा कि ऐसी सही नहीं है, कि इतना तो अब आ जाना चाहिए आप लोगों को कि इतना तो पता होना चाहिए कि पाथ जो है आप लोगों का सही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कोड स्पेस डॉट, और ये हमारे पास जो है वी एस कोड में ओपन हो जाएगा ये वाला फोल्डर, बिल्कुल न्यू फोल्डर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले आते ही npm run def की कमांड यहाँ पे चला देंगे, npm run डेफ। ठीक है, ये कमांड हमने चला दी। साथ ही हम आएंगे ऐप के अंदर, एक अपना जो है सबसे पहले फोल्डर बना लेंगे एपीआई का। उसके अंदर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं टू डू के नाम से। ठीक है, क्योंकि हम जो एपीआई बनाने जा रहे हैं उसका नाम मैंने टू डू रखना है, टू डू रख दिया। देन उसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं, अच्छा टू डू, उप्स, मुझे एपीआई के अंदर बनाना था, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, मूव टू रिसाइकिल बिन। देन एपीआई के अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा टू डू का, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास एक फाइल होगी राउट डॉट टी एस की। ये काम मैंने इसलिए जल्दी जल्दी किया है क्योंकि अभी आप लोगों को आ जाना चाहिए, ये हमने बहुत दफ़ा कर लिया है। सिंपल मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन गेट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न। अच्छा एक चीज़ जो है जो मुझे बतानी है, क्योंकि हम एक और तरीका है इसको लिखने का, पहले तो हम यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, आप लोगों को जो है याद होगा कि अगर हम प्रॉमिस लिखते थे, आप लोगों को याद होगा जब हमने प्रॉमिस पढ़ा था, तो प्रॉमिस में क्या होता था कि हम एक फंक्शन बनाते थे, देन उसी का यूज करते हुए आगे, जैसे हमने क्लासेस के अंदर, आप लोगों को अगर याद हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, कि हमने क्लास बनाई थी एक इनहेरिटेंस का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। सो अपनी क्लास बनाई थी, इनहेरिटेंस नहीं कहेंगे, सिंपल क्लास का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्लास का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने एक क्लास बना ली, मतलब एक फंक्शन बना के रख लिया। देन उसके हम क्या करते थे कि हम एक न्यू का कीवर्ड लगा के हम न्यू कार्स बनाते थे, याद है, न्यू का कीवर्ड बनाते थे, तो आगे हमारे पास वो फंक्शन की सारी फंक्शनलिटीज आ जाती थी। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन आता है रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, रिस्पॉन्स के नाम से, ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इसके अंदर हम डायरेक्ट मैसेज लिख सकते हैं। या अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो फ्रॉम गेट मेथड, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, गेट मेथड, सो मेरे पास क्या होगा कि ये कोड भी सही है, इस तरह अगर मैं चलाऊं तो ये भी सही है, मुझे जरूरी नहीं कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स का ही मैं यूज करूं, मैं जो है इसका भी यूज कर सकता हूं, इस फंक्शन का, रिस्पॉन्स का। बट एक गुड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, तो गुड प्रैक्टिस में यही आता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स का ही यूज करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को जो है कहीं पे भी इस तरह का कोड भी लिखा हुआ नजर आए, तो घबराना नहीं है, उसको देख के आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने जो है यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक अपना न्यू के कीवर्ड से भी आप लोगों को बनाना सिखा दिया, कि बेसिकली न्यू के कीवर्ड से आप लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आप लोगों को याद होगा बहुत पहले बताई थी HTML के अंदर, कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, जैसे अगर आप लोग किसी का कोड देख रहे हैं, उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या क्या करें, MDN रेफरेंस है, उसके ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आपके पास जो है वो क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा, और आपको एक एक चीज़ उसके बारे में बता देगा, कि भाई ये रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है, करता है, ये फंक्शन है, इसकी बैकएंड स्टोरी क्या है, कैसे चलता है, क्या चीज़ है इसके अंदर। सो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देगा, ये हर चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, मतलब हर चीज़ पे आपको MDN रेफरेंस पे आपको लेके जा सकता है। देखें, अब मैंने न्यू के ऊपर होवर किया, न्यू के ऊपर होवर करते ही मेरे पास MDN रेफरेंस आ रहा है। सो जो चीज़ नहीं समझ में आया करे, उसको आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं। बट खैर अभी जो है हम वापस पुरानी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से कोड होता है, मैसेज हेलो फ्रॉम गेट मेथड। ठीक है, सिंपल मैंने जो है ये वाला काम कर दिया। लोकल होस्ट पे चले जाते हैं, लोकल होस्ट पे जाकर हम यहाँ पे आके डायरेक्ट स्लैश API स्लैश टू डू देखेंगे, टू डू। ठीक है, इसको मैं इंटर करता हूँ। सो अब जो है मेरे पास सिंपल, जो आप लोगों को पता है क्या आउटपुट आएगा, हेलो फ्रॉम गेट मेथड हमारे पास आ जाएगा। कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होकर जैसे ही ओपन होगा हमारे पास ये मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम अपने, जहाँ से कल हमने स्टॉप किया था। अगर मैं आऊँ यहाँ पे पेंट में, और आई होप वो जो है हमारे पास सेव हो, अ, कहीं पर गया नहीं हो। अच्छा, लोड हो रहा है, ठीक है, ओहो चले, खैर 2 मिनट लगेंगे, हम अगेन इसको बना लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ये हो गया था फ्रंट एंड,
एक हमारे पास था बैकएंड, एक हमारे पास था बैकएंड और एक हमारे पास था सर्वर, सॉरी, डेटाबेस। ठीक है। सो आप सबको पता है, हमने जो है कल वाली क्लास में भी समझ लिया था कि हम लोगों को बीच में सर्वर क्यों यूज करना है, मतलब कि हम डायरेक्ट डेटाबेस से चीज़ों को क्यों एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस ना ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि हम सर्वर के अंदर ही अपना डेटाबेस बना लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लाइंट लिख देता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हम अपने सर्वर के अंदर ही डेटाबेस बना लेते हैं, जब छोटी सी चीज़ें, छोटी सी वैल्यूज हमें देनी हो। बट जब हमारे पास जो है वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, उस टाइम पर हम जो है अपना प्रॉपर अलग डेटाबेस यूज करते हैं। और ये गुड प्रैक्टिस में आता है कि हम अपना एक अलग डेटाबेस यूज करें और उसका जो है उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा डेटा बेस। ठीक है। सो मैंने जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना ये पूरा का पूरा कोड लिख दिया है। अच्छा, ये सिलेक्ट कैसे होता है, खैर चलें, इसकी जो है हम वो कर लेंगे। ओके। सो हमने कल देखा था कि भाई हमारे पास क्या, किस तरीके से हम क्लाइंट से डायरेक्ट सर्वर तक जाते हैं, फिर सर्वर से आगे हमारे पास कैसे डेटा जाता है और आगे से डेटा आता किस तरह है। इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर इस प्रोसेस में देखें, क्लाइंट से सर्वर तक के प्रोसेस में, फ्रंट एंड से बैक एंड तक के प्रोसेस में हमारे पास जो है वो एपीआई आ जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एपीआई आ जाती है। बट सर्वर से डेटाबेस तक के कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है। तो अब थोड़े से हमारे पास थ्योरी है जिसको हमें समझना है। ज़्यादा लंबी थ्योरी हम नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एक चीज़ यूज़ होती है, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, आई थिंक, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट रोटेशन है या रिलेशन है, अभी देख लेते हैं। स्टैंड फॉर, ORM स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है। ओके, आई थिंक सही कहा था मैंने। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, अब बेसिकली हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि भाई हम जब सर्वर से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें क्या डेटा चाहिए होता है। हमें डेटा चाहिए होता है किस फॉर्मेट में, शुरू से यूज करते हुए आ रहे हैं, या तो जेसन फॉर्मेट में या तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो ओ से तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट की जब बात आती है तो इसका मतलब कि जो डेटा से सर्वर तक का कम्युनिकेशन होगा वो किस किस फॉर्मेट में होगा, वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट के अंदर, या हम अगर उसको कहें जेसन तो वो भी गलत नहीं होगा। जेसन के फॉर्मेट में हमारे पास कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन से हमारा डेटा आएगा। अब हमारे पास कुछ जो है बहुत सारे मेन हमारे पास ORMs होते हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर हमारे पास है नेक्स्ट, जिसके साथ अगर हम बात करें तो ड्रिजल, और हमारे पास है एक और, प्रिज्मा। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास जो है क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करवाते हैं सर्वर को डेटाबेस से। ठीक है, कम्युनिकेट करवाते हैं सर्वर को डेटाबेस से। अगर इसकी जो है हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देखें, या हम अगर डेफिनेशन की बात करें पहले, तो ये एक हमारे पास जो है टेक्निक है जो क्या करती है कि इंटरेक्ट करवाती है डेटाबेस से, किसी भी सर्वर को डेटाबेस से जो है इंटरेक्ट करवाती है यूजिंग ऑब्जेक्ट्स और एसक्यूएल क्यूरीज से। ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी से, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस हमारे पास जो है वो अ, जब हम नेक्स्ट के अंदर बात करें तो डेटाबेस हमारे पास कोई ना कोई एसक्यूएल वाला ही होगा। जैसे पोस्टग्रेस हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। और हमारे पास कौन से होते हैं, माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल के अंदर भी एसक्यूएल आ रहा है, पोस्टग्रेस के अंदर भी एसक्यूएल आ रहा है। मेन हम ये यूज करते हैं नियॉन। नियॉन क्या है, ये सब मैं डेटाबेसेस के नाम ले रहा हूँ। नियॉन क्या है, नियॉन हमारे पास जो है बेसिकली एसक्यूएल है। सो हमारे पास जो है क्या करता है ये ORM, क्या हमें फंक्शनैलिटी देता है हमारे पास जो है, जब हम ORM यूज करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती। हम सिंपल ORM का यूज करके अपना जो है डेटाबेस से कम्युनिकेट करा सकते हैं। वरना डेटाबेस को तो जाहिर है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, मतलब जो हम फंक्शन लिख रहे हैं वो डेटाबेस को समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए डेटाबेस के लिए एक अलग लैंग्वेज है एसक्यूएल। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी एसक्यूएल, अभी समझा एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल हमारे पास बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, जो डेटाबेस को समझ में आती है, कम्युनिकेट करने में नहीं, जो डेटाबेस को समझ में आती है। तो ORM जब हमारे पास आया, ORM बेसिकली क्या कर रहा है, ORM हमें जो है ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप जो है
सिंपल एसक्यूएल क्यूरी लिखो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल के अंदर, और मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है। और ओआरएम ने हमें एक और फंक्शनलिटी ऐड कर दी, दे दी कि भाई आपको अगर क्यूरी भी नहीं लिखनी, ठीक है, एक क्यूरी तो हमें लिखनी पड़ेगी, मतलब कि जहां हमारे पास 10 हमें क्यूरी लिखनी पड़ती, वहां अब ओआरएम के अंदर हमें सिर्फ एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी। क्यूरी मैं जिसको कह रहा हूँ वो एसक्यूएल है, ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी पूरा वर्ड होता है। सो हमारे पास जो है, जहां हम एसक्यूएल क्यूरी अगर हम ओआरएम नहीं यूज करें, पहले उसको समझते हैं, अगर हम ओआरएम को नहीं यूज करें तो हमें 10 क्यूरी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। बट ओआरएम अगर हम यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक क्यूरी लिखनी पड़ेगी, और हमारा जो है पूरा काम हो जाएगा। तो ओआरएम हमने हमें क्या किया, हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी कि भाई आप जो है कॉम्प्लेक्स कोड लिखने से अवॉइड कर सकते हैं, और आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप ओआरएम का कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पॉपुलर कौन से ओआरएम्स हैं, ड्रिजल, अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं, कौन से सबसे पॉपुलर हैं, ड्रिजल, इसके साथ साथ प्रिज्मा। मोस्टली हम जो है इन्हीं दो का यूज करते हैं। प्रिज्मा और ड्रिजल बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ओआरएम है, जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग हमारे पास का काम करते हैं। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, कि बेसिकली हम जो है कैसे वर्क करते हैं, हमने भी देखा कि डेटाबेस को एसक्यूएल क्यूरी समझ में आती है, बट ओआरएम ने हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप क्या करो, कि आप जैसे नॉर्मल पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हो, आप गेट की रिक्वेस्ट बनाते हो, रिक्वेस्ट से मुराद मेथड यूज करते हो एपीआई के अंदर, आप सिंपल उसी तरह सारा अपना काम करो। बस एक दफा पूरे ड्रिजल को बता दो, ड्रिजल मतलब ओआरएम को बता दो कि भाई आपने क्या क्या डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, क्या डेटा आपको फेच कराकर कब लेकर आना है, एक दफा बता दो, आपको बार बार क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला काम हमारे पास किसने कर दिया, ये वाला काम हमारे पास जो है वो ओआरएम ने हमें जो है वो बहुत इजीली परफॉर्म करके दे दिया। अब ड्रिजल की जो है हम समझते हैं कि हम ड्रिजल को ही क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे पास प्रिज्मा भी है, इसी के साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे ओआरएम्स हैं, तो हम ड्रिजल का ही क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, फुली टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है ड्रिजल, हमारे पास क्या है, फुली टाइपस्क्रिप्ट बेस है, मतलब कि हमें जो है इसके अंदर कोई भी और चीज का यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके ड्रिजल के अंदर अपना पूरा कोड कर सकते हैं। सेकंड इसकी बेनिफिट ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा फास्ट है, और मिनिमल चीजें इसमें लिखनी पड़ती है हमें, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा रन टाइम का ओवरहेड नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज हमें जो है करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा हमारा कोड होगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये टाइप सेफ्टी देता है, टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है तो हमें ये क्या करता है, टाइप सेफ्टी देता है, मतलब कि कोई एरर की गुंजाइश छोड़ता ही नहीं है, हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर ही चीज़ों को बता देता है। हमें ऐसा नहीं है कि जब हम डिप्लॉय कर रहे हो या हम जो है सारी चीज़ों से फारिग होकर हमने क्लाइंट को भेजी चीज़, अब जब वो खोल रहा है तो एरर आ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर ही हमें वो कोई भी अगर एरर इस तरह का हो तो वो बता देता है। ठीक है, सिंपल हमारे पास यही सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आसान है। मतलब जैसे हम एपीआई राउट बनाते हैं, इसी तरह हम इसको भी सिंपल एक क्लिप का फोल्डर बना के हम उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है क्या कर रहे हैं, हम अपने ड्रिजल का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ओआरएम समझ में आ गया। अगेन मैं पूरा रिपीट करता हूँ, ओआरएम ने हमें क्या फंक्शनलिटी दे दी, ओआरएम ने हमें जो है, ओआरएम ने हमें एक फंक्शनलिटी दे दी कि भाई जहां हमें 10 लाइनों का कोड लिखना पड़ रहा था, वहां पे अब हम एक लाइन का कोड लिखेंगे। अच्छा, अगर आप लोग कहते हैं तो हम ये करके भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, कि पहले हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा, फिर अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि क्या हम डायरेक्ट ओआरएम पे जाएं, डायरेक्ट ओआरएम से ही कोड करके देखें, या पहले हम एक ओआरएम के बगैर यूज करें पूरे कोड को, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स कोड भी होगा, चीजें भी हमें जो है लिखनी पड़ेंगी ज्यादा, क्यूरी ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, हमें अलग से जाके डेटाबेस के अंदर क्यूरी बनानी पड़ेगी, उसको करना पड़ेगा। या फिर हम जो है डायरेक्ट ओआरएम से लिखें, ओआरएम की एक अलग फाइल बना लें, रिजल्ट की फाइल बना लें, और उससे हम अपना काम जो है वो करें। अच्छा, रुमैसा कह रही हैं कि डायरेक्ट ओआरएम से करें, दैट्स रियली ग्रेट। अगर जो है हाँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ डायरेक्ट ओआरएम से करें, क्योंकि फिर ना आप लोगों को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि हम जो है पहले हमने ये किया था फिर अब ये किया, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं। हम डायरेक्ट ओआरएम के साथ चलते हैं, डायरेक्ट ओआरएम से जो है हम कोड को करेंगे। बट अभी सबसे पहला काम क्या करना है, अभी सबसे पहला अपना काम ये करना है कि अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कराना है, डायरेक्ट कर दें।
अच्छा, डायरेक्ट आप लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट हम ओआरएम से डायरेक्ट करें ना, यही कह रहे हैं, या हम ओआरएम के बगैर करें? ठीक है, ओआरएम के साथ, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम। सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है कि अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कराना है। उसको कैसे कराते हैं? तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट.जेएस की रिपॉजिटरी, जो कि हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मैं आ जाता हूँ लर्न नेक्स्ट.जेएस पेनावर्स, और इसकी मैं फर्स्ट फर्स्ट रेपोजिटरी ओपन कर लेता हूँ। इसमें आप लोगों को आ जाना है, कौन से स्टेप में अभी देख लेते हैं। आई थिंक सो स्टेप 10 के बाद ही होगा, क्योंकि हेडलेस सीएमएस के बाद ही होगा वो। सो हमारे पास, ठीक है, स्टेप 12 के अंदर सर्वरलेस डेटाबेसेस। अच्छा, सर्वरलेस क्यों लिखा हुआ है? सर्वरलेस, ये बेसिकली आप लोगों को याद हो तो हमारे पास जो है ये रेपोजिटरी कुछ टाइम पहले बनी हुई है, मतलब कि 1 साल हो गया, शायद 2 साल हो गए, आई थिंक सो। सो इस वजह से सर्वरलेस लिखा हुआ है, बट उसको इग्नोर कीजिएगा। खैर, मैं आता हूँ रिलेशनल। कहाँ पर आया मैं? मैंने अपना खोला, मेरे पास ये सारे स्टेप्स आ गए, मैं आया रिलेशनल वाले। अब इसके अंदर, ठीक है, रिलेशनल के अंदर आया। रिलेशनल में आने के बाद मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ओपन कर लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, नीचे आ जाना है readme.md वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास सारे स्टेप्स मौजूद हैं, जिससे हम लोगों को क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को वर्सल से कनेक्ट करना है। सबसे पहला काम, यहाँ पर मैं आऊँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर वर्सल को इंस्टॉल कराऊंगा ग्लोबली। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर कराऊं या कहीं पे भी कराऊं, कोई इशू नहीं है, हम यहीं पे करा लेते हैं। वीएस कोड में आता हूँ, या हम जो है यहाँ से, यहीं से डायरेक्ट एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। न्यू टर्मिनल में आता आता हूँ, और मैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा npm i स्पेस -g वर्सल एट द रेट लेटेस्ट। इससे क्या होगा कि वर्सल जो है हमारे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वर्सल क्या हो रहा है, ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। नेक्स्ट कमांड में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है डिप्लॉय दी प्रोजेक्ट टू वर्सल। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाए, फिर देखते हैं। हमारे पास एक कमांड होती है, जिससे क्या कर सकते हैं कि हम जो है, हमने वर्सल इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम अपने सीएमडी से ही डायरेक्ट वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट को। ये आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने जो है इस चीज़ को देखा होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है वर्सल, बट फिर भी देखिए कितना टाइम लगा रहा है। आई थिंक ये वाला सर्वर भी चल रहा है, दैट्स वाई। खैर कोई बात नहीं, और इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्सल को जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। देन हमारे पास एक कमांड होती है वर्सल, सिर्फ वर्सल की कमांड। जैसे ही हम उसको अपने टर्मिनल में लिखते हैं, याद रहे प्रोजेक्ट का पाथ सही होना चाहिए। ठीक है, जहां पर हमारे पास जो है सारी की सारी फाइल्स मौजूद हो, खासतौर पर पैकेज डॉट जेसन की और नोड मॉड्यूल्स की। नोड मॉड्यूल्स की अगर नहीं भी होगी तो भी कोई इशू नहीं है, बट पैकेज डॉट जेसन की कंपलसरी होनी चाहिए है। ठीक है, हमारे पास एक कमांड आती है, किसकी कमांड आती है, वर्सल की। डिप्लॉय प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास वर्सल की कमांड आती है। अब वर्सल की कमांड हमारे पास बेसिकली क्या करेगी कि हमारे प्रोजेक्ट को वर्सल पे डायरेक्टली डिप्लॉय कर देगी। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास वर्सल जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा हमारे वर्सल के अकाउंट में। अच्छा, देन आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे असल में आगे की चीज़ है। सो हम जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाए। एक काम मैं करता हूँ कि अभी कुछ टाइम के लिए ना मैं इस सर्वर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, यस करके मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, ताकि ये वाला जो हमारी कमांड है ये थोड़ा सा हमारे पास फास्टली जो है, यूजली ये टेक टाइम लेती है, बट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे यकीन मतलब कि हो रहा है कि इतना टाइम क्यों ले रही है। हो सकता है कभी कभी इंटरनेट इशू जो है वो होता है। सो ये टाइम लेती है कमांड्स। एनपीएम की जितनी भी कमांड्स है यूजली जो है वो टाइम लेती हैं, क्योंकि वो इंस्टॉल करती हैं और ग्लोबल इंस्टॉल कर रही है, तो ये जो है और टाइम लेगी। ठीक है, सो जैसे ही हमारी ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी, हम क्या करेंगे, हम जो है वर्सल की कमांड यहाँ पर रन करेंगे। जैसे ही वर्सल की कमांड रन होगी, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ये वाला प्रोजेक्ट हम सिंपली क्या कर सकेंगे, वर्सल पे डिप्लॉय कर सकेंगे। अच्छा, सो मैं जो है यहाँ पर आता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये जो है इंस्टॉल हो गया। आप लोगों के पास यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आएगा, सक्सेस लिखा हुआ आना लाजमी है। मेरे पास सिर्फ पैकेजेस चेंज हुए हैं। ठीक है, मेरे पास पैकेजेस चेंज हुए हैं, आप लोगों के पास सक्सेस लिखा हुआ ना लाजमी है।
ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वर्सल की कमांड यहाँ पे लिखी है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंपल वर्सल। वर्सल लिख के मैंने इंटर किया। मेरे पास जो है ये अब कुछ सवाल पूछेगा, इसको आप लोगों को कंपलसरी देखना है। अच्छा, मेरे पास ये ऑलरेडी जो है साइन इन हुआ हुआ है गूगल से, मतलब ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है। सो आप लोगों के पास ये पूछेगा आपसे कि आपको किससे करना है ऑथेंटिकेट, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गिटहब। कंटिन्यू विद गिटहब कंपलसरी करना है, ठीक है। गूगल से नहीं करेंगे, ईमेल यूजर पासवर्ड से नहीं करेंगे, कंटिन्यू विद गिटहब से करना है आप लोगों ने। अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको सेटअप एंड डिप्लॉय करना है, यहाँ पे हम यस लिखेंगे, वाई लिखा तो हमारे पास हो गया। ठीक है, हमसे वो पूछेगा कि भाई आपका जो है कौन से वाले इसमें करना है, तो आप लोगों के पास आपके वाले प्रोजेक्ट्स का नाम आ रहा होगा वर्सल पे जो आईडी बनी हुई है। मेरे पास हाफिज नबील 1 2 के नाम से बनी हुई है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया। आपको जो है किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना है, ये हमसे पूछ रहा है क्या आपको अपने इस प्रोजेक्ट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, मतलब कि जो आपका पहले से बना हुआ है वर्सल के ऊपर डिप्लॉयड है, उसके साथ लिंक करना है। हमें नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे एन लिख कर दिया। व्हाट्स योर प्रोजेक्ट्स नेम, मैं यहाँ पर कर देता हूँ टू डू। ठीक है, टू डू हमें खुद कहाँ से इसने फैच किया, हमारे नाम से किया, तो वो टू डू आप लोगों के पास भी आ रहा होगा, सिंपल इंटर करेंगे तो हो जाएगा। देन वो मुझसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्टरी इज योर कोड लोकेटेड। सिंपल आप लोगों ने डॉट स्लैश लगाना है, ठीक है। डॉट स्लैश आप जैसे ही लगाएंगे, सो आपके पास जो है वो इसी डायरेक्टरी के अंदर आपका सारा का सारा कोड वो ले लेगा। ठीक है, हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि आपका कोड कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ लोकेटेड है। सो बाय डिफॉल्ट खुद भी ये डॉट एरो आएगा। सो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इंटर कर देना है। जैसे ही मैंने इंटर किया, तो हमसे वो जो है कुछ सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या आप इनमें से कुछ सेटिंग्स को जो है मॉडिफाई करना चाहते हैं। हमें कोई मॉडिफाई चीज़ को करनी नहीं है, सो सिंपल मैंने यहाँ पे नो किया। एंड मेरा जो है ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पे जाके देख भी सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, इसको ओपन करूंगा। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो देखें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्सल के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ से देखें क्या हो रहा है कि भाई ये वर्सल पर डिप्लॉय हो रहा है, और ये कुछ टाइम लेगा एंड हमारे पास ये वर्सल पर डिप्लॉय हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि एरर्स भी बहुत कम आते हैं। एरर्स तो खैर अभी आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा बिल्कुल ही एक न्यू हमने फाइल बनाई है, तो उसमें कोई चीज़ इतनी एडिशनल है नहीं। तो हमारे पास जो है बहुत कम केस होगा कि अगर कोई एरर बाय चांस हो सकता है कोई आ जाए, बट आते नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये क्या हो रहा है कि वर्सल पे हमारे पास डिप्लॉय हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये वर्सल पे डिप्लॉय हो चुका है। अब सिंपल हम यहाँ से विजिट भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि भाई हमारे पास वर्सल से डिप्लॉय हो गया ये वाला प्रोजेक्ट। अब वर्सल वालों ने हमें एक फंक्शनलिटी दी है, हमने अच्छा वर्सल पे डिप्लॉय किया क्यों, इस चीज़ को भी समझते हैं कि हमने वर्सल पे डिप्लॉय क्यों किया। हम तो गिटहब से कनेक्ट करने की बात, सॉरी हम तो डेटाबेस से कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, तो हमने वर्सल पे क्यों डिप्लॉय किया। तो वर्सल ने हमें एक फंक्शनलिटी दे दी है कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, वर्सल से ही डायरेक्ट अपना डेटाबेस कनेक्ट करवा सकते हो, जो कि एक बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात है। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल टू डू वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। सो मैं टू डू के जो है सारी उसके अंदर आ गया, जितनी भी डिप्लॉयमेंट की चीज़ें थी उसके अंदर मैं आ गया। मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर। आप लोग कभी इधर गए होंगे नहीं, किसी ने भी कभी जो है आगे कोई सेटिंग्स वगैरह में गया नहीं होगा। बट सिंपल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है स्टोरेज वाले इस सेक्शन के अंदर। मैंने स्टोरेज के ऊपर क्लिक किया, सो मैं आ गया हूँ वर्सल की स्टोरेज के अंदर। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई आप जो है क्या करना चाह रहे हो, आप कनेक्ट टू डेटाबेस करना चाह रहे हो, क्या आपको जो है अपने डेटाबेस से को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट टू अ डेटाबेस मतलब कि भाई आपसे ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्रिएट डेटाबेस के बटन पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के बटन पे क्लिक किया। तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको न्यू बनाना है या फिर आप जो है एग्जिस्टिंग में कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई मुझे न्यू बनाना है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कौन से डेटाबेस में आपको काम करना है, ये सारे डेटाबेसेस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे सर्वरलेस पोस्टग्रेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नियॉन। नियॉन डेटाबेस हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अच्छा, अभी टाइम कम है, हम कल समझेंगे कि हमने नियॉन को ही क्यों चूज किया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, अपने जो है रीजन चूज करूंगा। मुझसे पूछ रहा है रीजन को चूज करना है आपने। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और वॉशिंगटन डीसी आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर करंट प्लान के ऊपर काम करता है, मतलब फ्री प्लान जो आप लोगों का है सबका। मेरा भी इस वाली आईडी के अंदर फ्री प्लान है। सो आप जो है क्या कर सकते हैं कि जब आप लोग वॉशिंगटन डीसी सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास फ्री फ्री प्लान में वो चलेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब मुझसे यहाँ से डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल नाम रख देता हूँ टू डू ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पे टू डू ऐप का जो है यहाँ पर नाम रख दिया टू डू ऐप।
ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ, सिंपल और कुछ नहीं करना, सारी चीज़ों को सेम रखना है और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका क्या होगा कि आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। ये देखिए, क्रिएटेड डेटाबेस सक्सेसफुली लिखा हुआ आप लोगों के पास आ गया। अब यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आपको क्या कौन कौन से इन्वायरमेंट जो है ऑन रखने हैं। सो आप मेक श्योर कर लिया कि सारे इन्वायरमेंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे क्लिकेबल हों, मतलब कि क्लिक हुए हुए हों। ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी क्लिक हुए हुए होते हैं, बट अगर आप लोगों के पास नहीं हुए हुए तो आपको इन तीनों को क्लिक करना है। देन आना है कनेक्ट के ऊपर। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एक कमांड आ जाएगी, लिखा हुआ आ जाएगा पॉपअप, कनेक्टेड प्रोजेक्ट टू डू टू डेटाबेस। आपका जो प्रोजेक्ट टू डू है वो कनेक्ट हो चुका है फाइनली डेटाबेस के साथ। सो यहाँ तक का काम आप लोगों को कल वाली क्लास से पहले पहले करना है। सिंपल, यहाँ तक। आगे क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं बाकी, किसी भी चीज़ को देख के घबराना नहीं है। सारा काम हम कल वाली क्लास में समझेंगे, एक एक चीज़ को। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या नाम आ रहा है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर काम होती हैं, और ये ओपन इन नियॉन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल वाली क्लास से करनी है। अच्छा, ओपन इन नियॉन आप लोग कर, ये भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, ओपन इन नियॉन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास नियॉन डेटाबेस का कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों का पूरा प्रोजेक्ट का कंसोल है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस से रिलेटेड मिलेंगी। कितने यूजर्स आए, कितनी स्टोरेज यूज हुई है, कितने डेटा का आपके पास डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, कितने ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट आई हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। सो यहाँ तक का काम आप लोगों को कल वाली क्लास से पहले करना है। रिकॉर्डिंग में भी फौरन ही अपलोड कर दूंगा जैसे ही कन्वर्ट होगी, ताकि आप लोग इसकी भी हेल्प ले सकें। हमने आज की क्लास में समझा, हमारे पास एक फिग्मा का डिज़ाइन हमने समझा, हमने अपने ओआरएम को समझा, और इस पर सिर्फ हमारा एक्सेस होगा, सिर्फ आप लोगों का एक्सेस होगा, और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ आपका ही एक्सेस होगा। ठीक है, अगर कोलैबोरेशन में आप ऐड करेंगे किसी को, सो फिर जो है आप वहां से उस सिर्फ उस बंदे के पास जाएगा, इसको और कोई नहीं ओपन कर सकता। ठीक है, अभी आप यहाँ पे अगर ये कमांड भी लिखते हैं, जैसे आप ये वाला यूआरएल अगर पूरा एक एक वर्ड इसका लिखेंगे, तो आपके पास ये नहीं ओपन होगा, आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ठीक है। खैर, तो यहाँ तक का काम आप लोगों ने करना है। आज वाली क्लास में हमने फिग्मा का डिजाइन समझा, ओआरएम को समझा, कि कैसे कम्युनिकेट करता है आपका सर्वर बैकएंड से और डेटा ला के देता है। फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करवाया, और नियोन का कंसोल को ओपन करके देखा। तो ये वाला काम हमने आज की क्लास में किया है। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। अल्लाह हाफिज।